स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव एडुटेरिया के द्वारा जो आज सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, टेस्ट सीरीज जो आज से शुरू हुआ है, उसका आज हम पहला टेस्ट नंबर लेकर के आए हैं। और एडुटेरिया की तरफ से यहाँ बाइलिंगुअल में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है और उसका आंसर की भी जो है वो बाइलिंगुअल में है। तो बहुत अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे ऑफलाइन भी ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन ही चल रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन चल रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार जो छात्र ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अगर जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो तो ऑफलाइन ज्वाइन कर ही लिए होंगे, लेकिन अगर जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जानते ही हैं कि हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है उसमें वहाँ सेंड कर दिया जा रहा है और वन टाइम पेमेंट उसमें लिया जा रहा है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे मैं केवल अपने चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से केवल हिंदी मीडियम का ही टेस्ट यहाँ पे करवाऊँगा और इंग्लिश मीडियम का नहीं, क्योंकि दोनों संभव नहीं है। तो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हिंदी मीडियम के हैं लेकिन अगर कोई छात्र हमारे पेड ग्रुप से जुड़ते हैं वहाँ पे आप लोग निश्चिंत रहें, वहाँ पे एडुटेरिया का आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो वो केवल पेड मेंबर के लिए रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोग पब्लिक डोमेन में हम फिलहाल सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका जो भी आपको आंसर की और अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे 50 रुपये दे करके वन टाइम, जिसमें आपको आस्था का, एडुटेरिया का, परफेक्शन का सभी का जो है टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग कैसे ज्वाइन करना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे पेड ग्रुप से संबंधित इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ सेंड कर दिया है। वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके देख लें, पढ़ लें, समझ लें। अगर किन्हीं को लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमें ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के लिए उसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उसे फॉलो करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो सेट है ये मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो मैं केवल इसमें हिंदी मीडियम का ही करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरा बोल रहा है निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और भारत की आज़ादी के बाद रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और हेनरी विवियन डेरोजियो जो कोलकाता में घड़ी साज के काम करते थे, घड़ी साज का ये इनका काम करते थे ये, लेकिन विद्वान भी बहुत थे। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में, तीसरा में बोल रहा है निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कालांतर में यह संस्था मात्र हिंदुओं की संस्था बनकर रह जाएगी। नेक्स्ट आइए फोन नंबर में, फोन नंबर बोल रहा है बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की। तो चौथा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद नए सिरे से बंगाल के वित्तीय मामले का प्रबंध किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था यानी कि ठेके पर भू राजस्व वसूल करने का प्रचलन आरंभ किया था। तो देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पे केवल आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगर किन्हीं को चाहते हैं कि नहीं वो पूरी तरीके से अच्छे से टेस्ट दे करके करें तो वो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ लिमिट में 1 मिनट के अंदर आपको कुछ बता देता हूँ कि कैसे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो जिन छात्रों को हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है ये वन टाइम केवल 50 रुपये का पेमेंट इसमें लगता है और बाकी कोई पेमेंट नहीं। और ये तब तक वैलिड रहता है कि जब तक कि 67th बीपीएससी का एग्जाम ना हो जाए। और इसमें आपको एडुटेरिया का भी बाइलिंगुअल में और परफेक्शन आईएएस का भी बाइलिंगुअल में और आस्था आईएएस का सबका जितना भी हमारे पास मटेरियल आता है वो सभी हम आप लोग को फ्री में 50 रुपीज़ में केवल प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि हर गरीब से गरीब छात्र हर जो टेस्ट हो जो देने के लिए सोचते हैं लेकिन पैसे के कमी की वजह से नहीं दे पाते वो सारे छात्र दें और सारे छात्र कोशिश करें कि बीपीएससी निकाल लें।
तो संभव नहीं है। यही वजह है कि कंपटीशन अब बढ़ रहा है और कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इस हिसाब से सारे छात्रों के पास ये सब टेस्ट सीरीज जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी पहुंच में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप हमारे टेस्ट ग्रुप से, ये है टेलीग्राम पे हमने बनाया है 67th बीपीएससी सीडीपीओ पेड टेलीग्राम ग्रुप है ये। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जारी है। टेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 सितंबर 2021 को हो रहा है। तो जो भी छात्र हमें पेमेंट करेंगे वो सारा जो स्टेप मैं बताऊंगा वो फॉलो कीजिए, और वो 12 तारीख से यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप में लाइव हो जाएंगे। उसके बाद आपका सारा इंस्टीट्यूट का एक एक करके टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ अभ्यर्थियों के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों का लेटेस्ट 67th बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्रश्न पत्र ग्रुप में भेजा जाएगा, और आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आप किसी भी वक्त 2 घंटे का समय निकालकर ईमानदारी पूर्वक तय समय सीमा में टेस्ट देंगे। और 24 घंटे का समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद ग्रुप में व्याख्या सहित उत्तर सेंड कर दिया जाएगा, और आप लोग अपना अपना आंसर मिलाकर अपने मार्क्स ग्रुप में डिस्कस कर सकेंगे। एक टेस्ट के बाद जब आंसर की सेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद डिस्कशन के लिए आप लोग को चैट के लिए लिंक ओपन कर दिया जाएगा सभी लोग के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर चैट का लिंक जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा, ताकि फिर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पढ़ाई से ही संबंधित रहेंगे, फालतू कोई चैट नहीं कर पाए। इसीलिए 1.5 घंटे में आप लोग जो होगा डिस्कशन कर लीजिएगा। और इसी तरह के आप लोगों से 20+ टेस्ट लिया जाएगा, यानी 20+ यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर हमारे पास अगर 50 सेट आ जाते तो हम 50 का 50 भी आप लोग को सेंड कर देंगे। तो शुरुआत में सप्ताह में 2-3 टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद पीटी का एग्जाम नज़दीक आने पर फिर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। और इसके साथ ही बस केवल इतना ही नहीं, इसके साथ आपको विषयवार बेहतरीन प्रश्नों का संकलन एवं उनके उत्तर सहित 12+ पीडीएफ फाइल ग्रुप में सेंड किया जाएगा, और बिहार से संबंधित तथ्यात्मक एवं समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर सहित 15+ पीडीएफ फाइल ग्रुप में दिया जाएगा, जिसमें लगभग 300 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे फिर राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट घटनाक्रमों का तथ्यात्मक लेख एवं संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के संकलन का 25+ पीडीएफ फाइल ग्रुप में दिया जाएगा। ये पेड ग्रुप बनाने का बस मकसद यही है कि हर गरीब से छात्र के पास इसका पहुंच हो पाए, टेस्ट सीरीज का, महंगे इंस्टीट्यूट का। और यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज पड़ा रह जाता है, यूट्यूब पे टाइम अब नहीं मिल रहा है ज़्यादातर अपलोड करने का, इस वजह से ये पेड ग्रुप बनाने का एक और ये उद्देश्य है। और यहाँ पे देखिए इस ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करें। तो सबसे पहले फीस के रूप में आपको समझ लें एक बात कि नाम मात्र का केवल 50 रुपये 1 टाइम पेमेंट करना होगा, और एक बार 50 रुपये पे करने के बाद आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आयोग 67th बीपीएससी पीटी का एग्जाम ना ले ले। आप हमें कैसे पेमेंट करना चाहते हैं? अगर हमें बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारा SBI अकाउंट नंबर है 20 22 180 86 98। IFSC कोड है SBIN 00107779। नेम है संजीव रंजन। और अगर कोई थ्रू डिजिटल वॉलेट से करना चाहते हैं, UPI पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमें है गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, UPI पेमेंट आप हमें 90 31 76 19 81 पे कर सकते हैं। अब देखिए पेमेंट जब आप कर दिए तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट्स करने के बाद पेमेंट्स का आप डिटेल्स ले लीजिएगा, फोटो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। आप चाहे जिस नंबर से भी फोटो खींच रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे आप जिस भी नंबर से सेंड कीजिएगा वो आप हमें 7050115265 हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ये व्हाट्सअप पे अपना स्क्रीनशॉट हमें फ़ोटो सेंड कीजिएगा। और साथ में देखिए क्या क्या आपको साथ में लिखना है। स्क्रीनशॉट का फ़ोटो, अपने नाम लिख लीजिएगा, और उसमें डिस्ट्रिक्ट नेम भेज दीजिएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और अपना टेलीग्राम नंबर जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़वाना है वो। तो ये 4 चीज़ मेंशन करके आप हमें भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट में आपका ट्रांजैक्शन आईडी से मैच हो जाएगा अकाउंट, तो आपको 12 तारीख को इसमें लाइव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपका 4 आइटम आपको भेजना है। स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, और अपना टेलीग्राम नंबर जो हमारे पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं। और आप ज़्यादातर आप रिलैक्स रहें, आप हेल्पलाइन नंबर पे आप बाद में 12 तारीख से अगर आप लाइव नहीं होंगे तब कॉल कीजिए। आप पेमेंट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए और छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 12 तारीख को अगर आपका लाइव शो नहीं कर रहा है तब आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे 7050115265 पे कॉल कीजिए। और कॉल करने का समय भी है 11 बजे से लेके 4 बजे तक कॉल कीजिए। बहुत लोग रात में 1 बजे 2 बजे भी कॉल कर रहे थे, इस वजह से स्विच ऑफ करना पड़ जाता है मोबाइल। ठीक है, तो आप सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। बाकी आप निश्चिंत रहें, आपका 50 रुपये नहीं डूबेंगे, आपको हर तरीके से मदद किया जाएगा। केवल आप 12 तारीख तक वेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हमारा एकमात्र उद्देश्य है उन छात्रों का मदद करना जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके पास महंगे कोचिंग संस्थानों के फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं,
या जो नौकरी करने के कारण कोचिंग में समय नहीं दे पा रहे हो, या जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। यह मुहिम इन सारे लोगों के उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं एवं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। और इस मुहिम को एक सामाजिक कार्य के रूप में देखा जाए, और इस मुहिम का मकसद लाभ कमाना कतई नहीं है। अगर लाभ कमाना रहता तो मैं 50 रुपए में इतने सारे सेट नहीं देता। इस मुहिम से जुड़ने वाले तमाम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सफल अधिकारी बनने के बाद हमारे इस मुहिम को और आगे ले जाने में हमारा साथ देंगे। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, चूंकि ग्रुप में विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज एवं अन्य पीडीएफ फाइल सेंड किए जाएंगे, तो हो सकता है कि उन पीडीएफ फाइलों पर संस्थानों के अपने अपने मोबाइल नंबर, स्कीम्स और एडवर्टाइजमेंट होंगे, जिनसे हमारा और हमारे इस मुहिम का कोई लेना देना नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसका जो पीडीएफ फाइल है ये वाला, ये मैं अपना जो पब्लिक चैनल हमारा है confusion9.2.11 के नाम से, ये तो सभी के लिए लाइव है, पब्लिक है, इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, यहाँ से आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिए पेमेंट करने से पहले। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आप भी चाहते हैं कि जुड़े एड्यूटेरिया का वगैरह का बहुत सारा का टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं, तो आप जो इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उसको फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। एड्यूटेरिया का आज टेस्ट नंबर 1 हुआ है, तो आप लोग पूरा देख लें। 10 टेस्ट टोटल एड्यूटेरिया की तरफ से करवाया जाएगा, आप लोग को भी पता चल ही गया होगा। तो आज पहला टेस्ट हुआ था, तो आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर हो गया था, ये 5वां नंबर में 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है, एक मिनट, 5वां में बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया। तो 5वां का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूक स्क्रॉप्टन को। और यहाँ पे था प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तथा ल्यूक स्क्रॉप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट आइए हमारा 6 नंबर में, ठीक है। तो 6 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए, 6 नंबर में बोला कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। तो इसका जो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा 6 का यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आप लोग को। हाँ, तो 6 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया और 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को त्याग दिया गया। नेक्स्ट आइए 7वें नंबर में। 7वां में बोला कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। तो इस 7वां का हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 प्रांत थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल कार साम्राज्य में टोटल 21 प्रांत थे, जिसमें एक काबुल अफगानिस्तान और दक्षिण भारत में 6 तथा उत्तर भारत में 14 प्रांत थे। नेक्स्ट आइए 8वां में। 8वां में बोला कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो 8वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा जयसिंह। आम्बेर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में आइए। 9 में बोला कि किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो फारसी भाषा में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी और यह जफरनामा यानी कि विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया था। नेक्स्ट आइए 10वां में। 10वां में बोल रहा है, 10वां बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई। तो 10वां के यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में हुआ था, के बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई। उस समय पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय आसीन थे और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने दिया गया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 में बोला कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी। तो 11 का इसका हो जाएगा बिहार एवं उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुछ निम्न जातियों के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे।
12 नंबर में आइए, ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये 12 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा JW के। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया पुस्तक के लेखक JW हैं और यह पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखी गई है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 में बोला कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1611 ईस्वी में, और यह मुसल्लीपट्टनम में स्थापित की गई थी। मुसल्लीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था और 1608 में अंग्रेजों द्वारा भारत के सूरत में प्रथम फैक्ट्री यानी कि कोठी खोली गई थी। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 में बोल रहा है कि चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो 14 का इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बिहार के बेतिया में मोढेरा क्षेत्र में लगाया गया था 1840 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 15 में बोला कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1786 का अधिनियम यानी कि एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा। नेक्स्ट है ये 16 में। यहां मैंने केवल जो हिंदी है आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हिंदी है। इंग्लिश वाले लोग के लिए अगर वो चाहते हैं 50 रुपये दे करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम सारा PDF दे देंगे, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जो भी है वो आप लोग सब मिलाकर वहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे अगर हिंदी देख लें, इंग्लिश वाले में भी अगर समझ में उनको हिंदी आता है थोड़ा सा भी, तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 में बोला कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो 16 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय ही इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 में बोल रहा है, यहां पे देख लेते हैं, सूचीवंश संस्था है और उसके संस्थापक का मिलान करना है। ठीक है तो यहां पे एक बार देख ले, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। तो डिप्रेस्ड क्लास ये हो जाएंगे BR शिंदे। तो BR शिंदे ए का हो जाएगा 2। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना BR शिंदे के द्वारा 1906 ईस्वी में मुंबई में किया गया था, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना ये किए थे महात्मा गांधी। तो बी का हो जाएगा 4, और ये कब किए थे? ये भी मुंबई में किए थे, लेकिन 1932 ईस्वी में। सी में आइए, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और कब किए थे? ये भी मुंबई में किए थे और 1920 में। और सत्यशोधक समाज, ये तो आप लोग जानते होंगे, डी का हो जाएगा 3, ज्योतिबा फुल्ले, इसकी भी स्थापना इन्होंने मुंबई में की थी और 1873 ईस्वी में। तो इस हिसाब से 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 में बोला कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सर टॉमस रैले। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन विलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इस आयोग के सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपका थोड़ा सा भी हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा तो कृपया करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो भी ये वीडियो है वो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, लाइक करें। और अगर आप हमारा पब्लिक फ्री चैनल जो है कन्फ्यूज़न 9.2.11 उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे का लिंक, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। बोला लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है ये संबंधित नहीं है। यहाँ पे बोला कि यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस अधिवेशन एक साथ हुआ था। यहाँ पे ये जो है ये गलत है। दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बंबई में हुए, और यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए। और इसी के बाद 1916 में लखनऊ में भी कांग्रेस और लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए थे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है
ठीक है, यहाँ पे आपका एक बार इसे मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, एक बार आप लोग भी इसका देख लीजिएगा। दो तीन यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी एक बार कोशिश करूंगा कि इसे एक बार देख लूं और आपको एक्सप्लेनेशन में इसका फिर डिटेल में दे दूंगा। नेक्स्ट है ये 20 में बोला कि न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था। तो 20 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान चलाया था। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। 21 में बोल रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया था। तो ये बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को ये सब बीपीएससी में पूछा गया है। और ये जिन्ना के नेतृत्व में अलग पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए मनाया गया था। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। 22 में बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत नीति का प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी हैं और इसे गोद निषेध की संज्ञा भी दी जाती है। इसके तहत 1848 को सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य में इसके तहत मिलाया गया था। तो पूछता है कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहले किस क्षेत्र को मिलाया गया था। तो 17 को 1848 में मिलाया गया था। दोस्तों इसका पीडीएफ आप जानते हैं कि ये पब्लिक चैनल पे मैं सेंड नहीं करूंगा, confusion9.2.11 पे। इसका जो है जितना भी ये सब एक्सक्लूसिव है, ये सारा कुछ मैं अपने पेड ग्रुप पे ही सेंड करूंगा। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो ये सब पीडीएफ आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है प्रीवियस शुरुआत में ही 10, इसीलिए आप देख लीजिए। और इसका कैसे जुड़ना है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ प्रोसेस से संबंधित, तो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। 23 में बोला कि सर्वप्रथम मानव के किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था। तो सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था। तो 23 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरली यानी कि जौ को लगभग 8,000 ईसा पूर्व में, और उसके बाद गेहूं को लाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जौ, उसके बाद गेहूं। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 में बोला कि ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह तो 24 का यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वह साकल। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, ठीक है। पहला साकल, दूसरा वास्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा संखायन, पांचवा मंडूकायन। और ऋग्वेद की वर्तमान में एकमात्र उपलब्ध शाखा है जो कि साकल है। 25 में आइए, 25 में बोल रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान का। ये महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क, ये याद रखिएगा। और महायान और हीनयान चौथी बौद्ध संगीति में बट गया था। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के ही शासनकाल में। 26 में ये गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी। इसके बाद पेट, उसके बाद बित्थी, उसके बाद विषय, उसके बाद अवनी, राष्ट्रभुक्ति और देश होता था सबसे ऊंचा। नेक्स्ट आइए 27 में। देखिए ये वाला बहुत बार क्वेश्चन, हर सेट में ये क्वेश्चन मिलता है, लगता है कि सब मतलब कॉपी ही होता है एक दूसरे से। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है, इसी वजह से पहला सेट बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। तो 27 के यहाँ पे बोला कौन सी रचना हर्ष की नहीं थी। तो हर्ष की कौन सी रचना नहीं थी। तो यहाँ पे हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हर्ष के द्वारा नहीं किया गया था। हर्ष के द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों लिखा गया था। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट है 28 में। 28 बुरा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली। तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहारों को। देखिए कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और इस संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था। तो 29 का इसका सही आ जाएगा ऑप्शन बी, सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। अगर मुस्लिम पूछेगा तो क्या आंसर देना है, मोहम्मद बिन कासिम।
जो कि अरबी था। और तुर्की अगर पूछेगा आक्रमणकारी सर्वप्रथम भारत पर कौन था, तो वो हो जाएगा सुबुक्तगीन मुसलमान। तो ये चीज आप लोग आंसर देते समय ध्यान रखिएगा कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में। 31 नंबर बोला कि चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो किस चीज का वर्णन किया गया है, तो 31 का यहाँ पे डी हो जाएगा। अरबों द्वारा सिंध विजय का इसमें वर्णन किया गया है। और चचनामा जो है, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर में। 32 का बोला भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है, तो ये आप लोग को पता होगा। 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद को। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 में बोला कि पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 जून 1757 ईस्वी को। पूरा डेट वाइज याद रखिएगा। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 में बोला कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी लगान वसूली का अधिकार कब मिला, तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1765 ईस्वी में। देखिए क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एवं सिराजुद्दौला जब 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से हार गए, तब दंड स्वरूप में 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी यानी कि लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। नेक्स्ट आइए 35 में। 35 नंबर में बोल रहा है कि मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, तो 35 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान। 30 सितंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आइए 36 में बोला कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो 36 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इसे कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 37 में। 37 में बोला कि कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई, तो 37 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ठीक है, कौन कौन सा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त किया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी, सातवीं और आठवीं में। तो प्रथम याद रख लीजिए, उसके बाद पांचवी से शुरू कीजिए आठवीं तक। नेक्स्ट आइए 38 में। बोला कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है, तो 38 का इस बार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि देखिए विकल्प ए और बी मुद्रास्फीति के नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं, तो ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों सही है, तो ई हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 39। यहाँ पे बोला नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 39 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जुलाई 1991 को। और इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है, और पहली औद्योगिक नीति 1948 में जारी किया गया था। नेक्स्ट आइए 40 में। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 में बोला कि राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को जीडीपी का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है, तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60% तक, जिसमें केंद्र के लिए 40% तथा राज्यों के लिए 20% की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है 41 नंबर में। 41 में बोल रहा है कि विश्व बैंक समूह में कितने संगठन है, तो विश्व बैंक समूह में टोटल 5 संगठन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन कौन से हैं, एक है IBRD जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है IDA जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और तीसरा है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा है MIGA यानी कि मल्टीलेटरल एप्रोप्रिएशन गारंटी एसोसिएशन, और पांचवा है ICSID।
और ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट आइए 42 में बोला कि बीएससी ग्रीन एक्स इंडेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 25 कंपनियों को। और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी और वर्तमान में इस जिस समय शुरुआत की गई थी उस समय 20 कंपनियां थी, वर्तमान में इसमें 25 कंपनियां हो गई हैं। नेक्स्ट है ये 43 में बोला कि यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा, तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि राजकोषीय घाटा में से ब्याज को अगर घटा दिया जाए, यानी कि फिस्कल डिफिसिएट्स में से इंटरेस्ट को घटा दिया जाए, तो ये प्राइमरी डेफिसिएट बचता है, यानी कि प्राथमिक घाटा। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 44 में बोला कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 44 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2011-12। और टोटल कितने कोर उद्योग हैं, तो ऐसे तो कोर उद्योग के अंतर्गत 8 उद्योग आते हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में 45 में बोल रहा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है, तो 45 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में 46 में बोला कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया। पहले नरेगा था, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में बोला कि बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ, तो 47 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 2020-21 में ही। नेक्स्ट है ये 48 में बोल रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी आरोही क्रम के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हो जाएगा शिवहर, उसके बाद सबसे ज़्यादा शिवहर, उससे कम अररिया, फिर इससे कम किशनगंज और इससे कम बेगूसराय है। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में 49 में बोला कि 2019-20 के अंत में राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ऋण है, तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30.93% जो है वो ऋण है राज्य सरकार पर। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में 50 नंबर बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये सही सुमेलित है, यानी कि 2021-22 में भारत का राजस्व घाटा यहाँ 5.1% रहेगा। नेक्स्ट है ये 51 नंबर पे 91 में बोल रहा है कि जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है, तो ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एटीपी, एड्यूनो ट्राई फॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, और ये आपका 64th बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट आइए 52 में बोला कि कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं का जो होता है, कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर ने की थी और इसका नामकरण बेंडा ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नील हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं के समस्त जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि विषाणु और कवक सब में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। बैक्टीरिया और नील हरे शैवाल में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 53 में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है, तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी और लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं।
54 नंबर में आइए, बोला कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो 54 का इसका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल स्ट्रोमा में। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 में बोला कि निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं? तो 55 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट आइए 56 में। 56 में बोला नीचे दिए गए औषधि तथा कवक जिससे यह बनता है उसका सही मिलान करना है। तो 56 में यहाँ पे देख लीजिए, पेंसिलिन जो होता है पेंसिलिनियम नोटेटम से बनता है, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे ये इर्गोट जो होता है वो क्लेविसिप्स परप्यूरिया से बनता है, तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बी का 4। नेक्स्ट आइए ग्रीसी ऑफ लिविन, इसमें जो होता है ये पेनिसिलियम ग्रीसी ऑफ लवम से बनता है, तो इसका हो जाएगा 1 और क्लेविसिन का हो जाएगा यहाँ पे आपका 2। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 56 का जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी डी ए बी। नेक्स्ट आइए 57 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो 57 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आइए 58 में, बोल रहा है मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या होता है? तो 58 का मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद मधुमक्खी मोम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 में, यहाँ पे सही सुमलन करना है और यहाँ पे हिस्टोलॉजी है, किसके अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो 59 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 59 का यहाँ पे हो जाएगा हिस्टोलॉजी से उत्तकों का अध्ययन का, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी यानी कि 1 का 1 हो जाएगा लिम्नोलॉजी से झीलों तथा अलवणीय जलोपाध्यों का अध्ययन किया जाता है, तो बी का हो जाएगा 4। अब पैडोलॉजी से हो जाएगा मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, और सिल्वी कल्चर से वन के वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 59 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ACDB। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, बोल रहा है कि निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो 60 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, युगलिना को। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, बोल रहा है कि मानव शरीर द्वारा किन हार्मोनों के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन का नियंत्रण किया जाता है? तो 61 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देख लीजिए, थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन द्वारा हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हो जाएगा और एड्रीनेलिन दोनों हो जाएगा, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 62 में। 62 में बोला कि जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसैकराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? तो 62 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आइए 63 में, बोला कि त्वचा, बाल तथा नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो 63 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, कैरोटीन। और लाइजोजाइम जो होता है यह पसीने में पाया जाने वाला विषाणुनाशक एंजाइम होता है। नेक्स्ट आइए 64 में। 64 में बोल रहा है कि शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो 64 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, फास्फोरस। ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 65 में। 65 में बोल रहा है कि जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो 65 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इथेनॉल तथा CO2। 66 में आइए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो 66 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया, जो कि पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए 67 में, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्न में से कौन सा है? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है एवं सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट आइए 68 का। 68 में बोला इजराइल में से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है?
तो कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिए, पहले तो देख लीजिए कि इजराइल की स्थापना जो हुआ था वो 18 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। और जॉर्डन, सीरिया, लेबनान तथा मिस्र जो है, देखिए सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और लेबनान, ये सभी जो हैं इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। 69 में ये बोला कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? तो 69 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तम आशा अंतरीप, यानी कि केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 में बोल रहा है कि नियाग्रा जल प्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरी एवं ओंटेरियो के बीच। नेक्स्ट आइए 71 में। 71 में बोला कि ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो 71 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरणों के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 72 में। बोला निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा इक्वाडोर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील भूमध्य रेखा पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट है ये 73 में, ज्वालामुखी के उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए जलवाष्प हो जाता है। इसका जलवाष्प आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में आइए, विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलोराडो पठार का। और इसका जो विस्तार है वो यूएसए में है। और यह अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी की धारा से बनने वाली तंत्र घाटी है, जो ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी हुई है। नेक्स्ट है ये 75 में, बुरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन है? तो 75 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट है ये 76 में, बोरा कि जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 76 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर से दूसरा, यानी कि सेकंड फ्रॉम एबव। और प्रथम पूछेगा कि प्रथम स्थान किसका है जूट और मेस्ता में, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 में बोल रहा है कि कोयले के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः है। तो 77 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। कोयले के उत्पादन एवं भंडारण में तो क्रमशः पूछ रहा है, तो अगर उत्पादन में पूछेगा तो पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे में झारखंड। और अगर कोयले के भंडार में पूछेगा तो पहले स्थान पे झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। जस्ट पलट दीजिएगा। 78 में आइए, बोरा कि नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार करीब 729 किलोमीटर नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 में बोल रहा है कि जुक्कू घाटी जो जून एवं सितंबर में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है, किस राज्य में स्थित है? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। यहाँ पे भी मिलान करना है, नदी और संगम स्थल पर का मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए 80 में जो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी है पहला में, दूसरा में है गंडक। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सोन नदी हो जाएगा वो पटना हो जाएगा, पहला का दू। गंडक नदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाजीपुर। और महानंदा जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे मालदा हो जाएगा, महानंदा। तो तीसरा के पांचवा हो जाएगा। कोसी नदी जो है वो आपका हो जाएगा भागलपुर, तो 3 हो जाएगा। अब पांचवा जो घाघरा नदी है वो हो जाएगा छपरा, तो यहाँ पे छपरा हो गया चौथा नंबर पे। तो इस हिसाब से इसमें 80 का बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 में बोरा की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में
सम्मिलित रूप से स्थान है। तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी छठा। नेक्स्ट है ये 82 नंबर में बोल रहा है कि बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.3%। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 में बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सर्वाधिक लोग हैं। तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगंज में। नेक्स्ट आइए 84 में। 84 में बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। तो ये तो आप लोग को पता होगा, ये हो जाएंगे हमारे कौन से जिले, तो साक्षरता दर में सबसे पहले रोहतास हो जाएगा। तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर कितना है, तो 62.97। उसके बाद फिर मुंगेर आता है 62.08 और पटना तीसरे नंबर पे 61.96%। यह महिला साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोला कि कोपेन द्वारा संबंधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है। तो 85 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय भारत का। नेक्स्ट आइए 86 में। 86 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो 86 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 275 के तहत, और यह राशि भारत की संचित निधि पर भारित होती है। नेक्स्ट आइए 87 में बोला कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 87 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1887 का ना, तो इसका कब हाँ, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेंडमेंट था। ठीक है, तो इसी के द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया गया कि इसका आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए 88 में। बोला कि निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। तो 88 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये जो है ये गलत है। 1800 यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत यहाँ पे 1892 है, जबकि ये 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे 1892 नहीं होगा, यहाँ पे 1853 होगा। नेक्स्ट आई 89 में बोला कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो इसका 89 का सही आंसर हो जाएगा 6 अधिकार हैं। आर्टिकल 29 में गारंटी 6 टाइप ऑफ राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो 90 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 91 नंबर में आइए। देखिए 91 में यहाँ पे बोल रहा है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि देखिए वित्तीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों से यदि एक बार मंजूरी प्राप्त हो जाए तो यह अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए। यह दो बातों पर इंगित करता है कि इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारण नहीं की गई है, और दूसरा इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए 92 में बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन इसमें सही हैं। तो 92 का देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, इसलिए ई हो जाएगा सॉरी डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही हैं।
देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि सर उपरोक्त में से एक से भी अधिक हो जाएगा आंसर, लेकिन नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग जो एग्जैक्ट मैच कर रहा है वही आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 में बोला कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती विवाद में। और ये 1973 का ये विवाद था। नेक्स्ट है ये 94 में। 94 में बोल रहा है कि संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो 94 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति में। तो संसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट आइए 95 में। बुरा राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। नेक्स्ट है ये 96 में। हाँ, 96 में बोला कि G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो 96 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे सभी जो हैं यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट है ये 97 में। 97 में बोला कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस का कौन सा क्रम है? तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49वां क्रम है। ठीक है, जो कि यह जमैका और भारतीय मूल के अमेरिकन है और इनका क्रम 49वां है। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है? यानी कि IMF का कौन सा 190वां राष्ट्र बना है? 190। तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोरा। ठीक है। नेक्स्ट है ये 99 नंबर में। बोल रहा है कि लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। और यशवर्धन सिन्हा है जो मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट है ये 100 में बोला कि सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये आप लोग को पता होगा। ये 100 का इस बार हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजेला मार्केल को। सॉरी, नहीं, एंजेला मार्केल नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। सियोल शांति पुरस्कार 2020, ये 2020 वाला है। तो यहाँ पे गए हुए थे साउथ कोरिया में ये पुरस्कार लेने, साउथ कोरिया के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है ये 101 में। 101 में बोला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 101 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, योगा फॉर वेल बींग। और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व भर में मनाया गया और 2021वें के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योगा फॉर वेल बींग था। नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 में बोल रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 102 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135वां। और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। और इस सूचकांक को, इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था ग्लोबल पीस इंडेक्स के सूचकांक में। और इस सूचकांक को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 103 में आइए। 103 का बोल रहा है क्वेश्चन कि खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसका आयोजन जो किया गया है वो बिश्केक में किया गया है, किर्गिस्तान की राजधानी में। नेक्स्ट आइए 103 में, सॉरी 104 में। 104 में बोला कि स्टेट्स ऑफ लियोपार्डस इन इंडिया 2018 के संबंध में कौन कथन असत्य है? तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में तेंदुओं की संख्या 96 है। ये यहाँ पे असत्य है। बिहार में तेंदुओं की संख्या 96 नहीं जबकि 98 है। ठीक है। और झारखंड में तेंदुओं की संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा। नेक्स्ट आई 105 में बोल रहा है कि सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? तो 105 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए,
ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट है 106 में ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमैडलैंड को। ठीक है, और भारत के आधिकारिक प्रविष्टि इसमें थे, जल्लीकट्टू मलयालम मूवी थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें जो मिला है वो एंथनी हॉपकिंस को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मिला है। नेक्स्ट आइए 107 में 107 में बोल रहा है 107 में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सभी जानते हैं, याद कर लें। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 नवंबर को। 108 में ये भारत का वह कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करेगा? तो ये सबको पता है, ऑप्शन ए केरला ये है। एमएसपी के फलों और सब्जियों पर एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। 109 में ये भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो 109 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवी सोमनाथन। ठीक है, ये वित्त सचिव बनाया गया है। और भारत के मुख्य सांख्यिकी विद कौन है? तो डॉक्टर जीपी सामंत हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। और सीडबी के सीएमडी एस रमन्ना को बनाया गया है। नेक्स्ट है 110 में यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे मिलान जो है वो असत्य है। ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में। तो यहाँ पे 110 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है यही असत्य है। सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त फिल्म जो है वो हो जाएगा यहाँ पे थप्पड़। ठीक है, गुलाबो सिताबो नहीं होगा, थप्पड़ हो जाएगा, जिसको 7 पुरस्कार मिला गया है, जबकि गुलाबो सिताबो को 6 पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है 111 में बोल रहा है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 111 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार पीवी सिंधु को दिया गया था, जबकि 2020 में कोनेरू हम्पी को दिया गया है। नेक्स्ट है 112 में 112 में बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो 112 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। और 2023 को हो गया, 2022 को जो था वो था मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का वर्ष। और 2021 जो है वो फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। नेक्स्ट है 113 में बोल रहा है कि मार्च 2021 में सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों की सही क्रम बताएं, यानी सबसे ज्यादा आयात कौन किया था? तो इसका हो जाएगा सऊदी अरबिया। तो ये पहला ही पता चल गया कि ऑप्शन ए हो जाएगा सऊदी अरब। उसके बाद सबसे ज्यादा आयात हथियारों का भारत किया था, उसके बाद मिस्र, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन। नेक्स्ट आइए, ये बहुत चर्चा में रहा है, 114 आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा कब से कब तक? तो 114 का इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व, यानी कि 12 मार्च 2021 तक। तो 12 मार्च, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर मनाया जाएगा 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट है 115 में बोल रहा है कि मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 115 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचकांक का स्कोर 0 से 100 होता है, ये जो है ये सही नहीं होता है, जबकि इसका सूचकांक का स्कोर जो होता है वो 0 से 10 के बीच होता है, और भारत का स्कोर इसमें 6.61 है। नेक्स्ट है ये 116 में बोल रहा है जून जुलाई 2021 में संपन्न 47वें कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का विजेता कौन था? तो 116 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना था। और रनर अप इसमें ब्राजील रहा था, यानी कि उप विजेता जो था वो ब्राजील था। नेक्स्ट है 117 में टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो 117 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। सर्वाधिक पदक अमेरिका ने कुल 133 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण जो है वो 39, रजत पदक 41 और कांस्य जो है वो 33 है। नेक्स्ट है 118 में
बोल रहा है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 118 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। नेक्स्ट आइए 119 में। 119 में बोल रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्ति हेतु बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक का है। तो 119 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2035 ईस्वी तक। नेक्स्ट आइए 120 में। 120 में बोल रहा है कि बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई। तो 120 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2013-14 में इसकी शुरुआत की गई थी। और बिहार में बच्चों के लिए बजट बनाने वाला बिहार जो है वो तीसरा राज्य है। नेक्स्ट आइए 121 में। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित हैं। ठीक है, तो 121 में यहाँ देखें, यहाँ पे सभी जो हैं वो सभी सही सुमेलित हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 122 में। बोला कि केंद्र सरकार के द्वारा 765 केवी के सुपर ग्रिड व संचरण लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है। तो 122 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार में। ठीक है, और यहां से 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को की जाएगी। नेक्स्ट आइए 123 में। बोला कि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो 123 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। नेक्स्ट आइए 124 में। 124 में बोला कि अनामिका जी ने 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, बिहार के किस जिले से हैं। तो 124 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। 125 में। ये जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है। तो 125 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला ये प्रथम बिहार जो है वो प्रथम राज्य है जो कि जल स्रोतों का एटलस तैयार किया है। नेक्स्ट आइए 126 में। 126 में बोल रहा है कि बढ़िया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन यानी कि बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यानंद शर्मा ने। और ये हुआ था 1935 के दौरान ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या होता है कि लगान अदा ना करने पर किसानों की जो जमीन थी वो जमींदारों के द्वारा हड़प ली जाती थी और ऐसे ही जमीन को बकास्त भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 127 में। 127 में बोले कि चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 127 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ सी स्लाई। तो एफ सी चंपारण एग्रीरियन समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे और अन्य सदस्य के रूप में इसमें महात्मा गांधी, एल सी आदमी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और डीजे रीड और जी रैनी भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आइए 128 में। बोला कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। तो 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद मिल करके बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट आई 129 में। कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था। तो हम लोग जानते हैं डी जो है, चतुर्थ जो है वो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 130 में। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। तो 130 का इसका सी हो जाएगा, महानंदा। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी महानंदा है और यह कटिहार के दक्षिण पूर्वी में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आई 131 नंबर में। 131 बोल रहा है तिरहुत नहर में जलापूर्ति किस नदी से होती है। तो 131 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक नदी से। नेक्स्ट है 132 में। मक्का उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिला है। तो 132 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार जो है वो मक्का उत्पादन में अग्रणी है और दूसरे नंबर पे पूर्णिया आता है। नेक्स्ट है 133 नंबर में। बोला बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो 133 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार विभूति के नाम से बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। और बिहार विभूति पूछेगा तो बिहार विभूति के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है 134 में। बोला कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में बिहार का स्थान है। तो 134 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पे सर्वाधिक जो हिस्सा दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित है और दूसरा बिहार के लिए।
नेक्स्ट है ये 135 में बोला कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई यानी कि नेशनल हाईवे की कितनी है। तो 135 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5475 किलोमीटर। नेक्स्ट है ये 136 में बोल रहा है कि परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो 136 का आप लोग को पता होगा, इसमें सीजियम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सीजियम। नेक्स्ट है 137 में एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा। तो 137 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁵ न्यूटन। नेक्स्ट है ये 138 में, यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो 138 का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सी और डी ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सही मिलान है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑडियो मीटर से यह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। एनीमोमीटर से क्या होता है कि यह बहते हुए वायु की गति व शक्ति मापने का ये यंत्र है, तो ये भी गलत है। क्रायोमीटर से निम्न तापमान मापते हैं, सही है। और एंटीनोमीटर से सौर विकिरण मापी यंत्र है, ये भी सही है। तो यानी सी और डी केवल सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 139 में बोला कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। तो 139 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है ये 40 में बोला कि एक ब्रिज से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है, दोनों की गति में क्या अंतर होगा। तो 140 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले की उधर गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल गति होगी, और उधर मतलब इसकी वर्टिकल गति होगी और इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन इसका होगा। नेक्स्ट आइए 141 में, 141 में बोला कि ठोस, द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम होता है। तो 141 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है ये 142 में बोला कि यदि किसी वस्तु का परम ताप यानी कि परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो परम ताप को यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर किसी वस्तु का एब्सोल्यूट टेम्परेचर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी। तो 142 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 16 गुना। इसका एक फार्मूला होता है T2/T1 का पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है तो 2/1 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 16 गुना निकल जाता है। नेक्स्ट है 143 में, 143 में बोला सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता। 144 में ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग सबस्टांस इज फ्लोरीन, तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 में बोला कि हाइड्रोजन बंध केवल पाया जाता है, तो केवल किसमें पाया जाता है। तो 145 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में। नेक्स्ट है 146 में बोला कि हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो 146 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस। नेक्स्ट है 147 में बोला कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो 147 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। नेक्स्ट है 148 में, 148 में बोल रहा है कि अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो 148 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है 149 नंबर में बोरा की अल्कोहल या परिशोधित स्प्रिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित होने से पदार्थ बनता है। तो किस तरह का पदार्थ बनता है। तो 149 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर अल्कोहल का।
नेक्स्ट है ये 150, और ये आज जो हुआ है एडुटेरिया की तरफ से जो आज टेस्ट 1 करवाया गया है। अब इसका टेस्ट जो है वो अगले सप्ताह होगा, तो अगले सप्ताह भी मैं लेकर के आऊँगा वीडियो इसका। अगर कोई पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 150 में आखिरी क्वेश्चन पहला टेस्ट का, सही सुम्मिलित कीजिए। तो सही सुम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं जूम करके। टैनिक अम्ल जो है, तो टैनिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा चाय में, तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन है, तो नाइट्रोग्लिसरीन आप लोग को जानते हैं ये थोड़ा सा विस्फोटक पदार्थ होता है, तो ये डायनामाइट हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। अब क्लोरेटोन है, तो क्लोरेटोन हो जाएगा यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा ये है, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। और सैलिसिलिक अम्ल ये है दर्द निवारक ये दवा होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। यानी 50 को जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि इसी तरह का जो भी इंस्टीट्यूट का जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर सकूं, और आप लोग यहाँ पर देख करके 67th बीपीएससी का तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 12 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन इसी वीक में आने की पूरी संभावना है। तो अगर कोई पीडीएफ से अगर बनाना चाहते हैं हिंदी बाइलिंगुअल मेथड में, तो वो हमारे पेड ग्रुप जुड़ सकते हैं, उसका सारे का लिंक है, वो हमारे लिंक देख सकते हैं, लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहीं पे हमने पीडीएफ भेज दिया है। कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है, वो आप लोग टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे वो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख लें, और उसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके हमसे जुड़ जाएं। और जो हमारा पेड ग्रुप है वो 12 तारीख से तुरंत लाइव हो जाएगा, और वहाँ पे फिर 12 तारीख से कंटिन्यू बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, आस्था, परफेक्शन, एडिटेरिया और भी बहुत इंस्टीट्यूट है, उन सभी का टेस्ट सीरीज वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। केवल 1 टाइम पेमेंट करना है 50 रुपीज़। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।